अब हमारे साथ जुड़े हैं बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट और फंड मैनेजर हीलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा, जिनके पास इन्वेस्टमेंट की दुनिया में 3 दशक का अनुभव है। समीर अरोड़ा 1993 से 1998 के बीच अलायंस म्यूचुअल फंड के सीईओ भी रह चुके हैं। इन्होंने 2005 में हीलियोस कैपिटल की स्थापना की थी। और समीर जी आईआईटी दिल्ली से पढ़े हैं और उसके बाद आईआईएम कलकत्ता से एमबीए किया है इन्होंने। समीर जी वैसे रहते सिंगापुर में हैं, लेकिन दिल से पंजाबी हैं अभी भी। समीर जी इनसे तो गुड उसका मॉर्निंग। पढ़ाई से और रहने से क्या कनेक्शन है? नहीं, मैंने सोचा कि चलो थोड़ा आपके साथ हंसी मजाक किया जाए। अच्छा समीर जी, वो आपने ट्वीट डाला था कि बहुत बेकार बुक पढ़ी आपने और टाइम और पैसा दोनों खराब हुआ। उससे थोड़े से उबर पाए कि नहीं उबर पाए? उसका सॉरी। उससे उबर पाए कि नहीं? उससे वो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट से थोड़ा बाहर आ पाए कि नहीं, नहीं? बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि उसकी मूवी भी हिट थी, द फर्म। वो कितनी हिट थी, तो मैंने सोचा कि फ्लाइट में ठीक रहेगा। बड़ी बोरिंग किताब है, छोड़िए उसको, कोई इंटरेस्टिंग बात करते हैं। चलिए तो फिर इंटरेस्टिंग बात करते हैं। अच्छा, आज आप एचडीएफसी बैंक के एनालिस्ट मीट में नहीं है क्या? मैं नहीं हूं, बट हमारे हेड ऑफ रिसर्च मिस्टर अभय मोदी हैं। हाँ। उनकी कोई न्यूज आई नहीं है अभी, तो शुरू होगा शायद, हाँ, तो शाम को पता लगेगा। वैसे काफी मीम बनने लग शुरू हो गए हैं उसमें। समीर जी आप अभी भी मैं भी कॉन्फिडेंट है? बना देता हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब लोग मजाक करेंगे स्टॉक का तभी चलता है, तो मैंने कहा फिर मैं ही मजाक करना शुरू कर देता हूँ ताकि जल्दी। हाँ। नहीं, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट काफी डी रेटिंग हो चुकी है क्या? मतलब आपको लग रहा है कि मतलब कहाँ मार्केट को लग रहा है कि परेशानी आ नहीं, रही है? मार्केट का क्या है कि मार्केट, अब आप बिग पिक्चर सोचो कि प्री मर्जर विद एचडीएफसी क्या मार्केट कैप थी? सम 100 एंड पता नहीं, आई थिंक 100 सम एक्स बिलियन डॉलर थी। और अब पूरा एचडीएफसी के साथ मर्जर हो गया, और उसके बाद तो 17-18 बिलियन डॉलर, आई फॉरगेट द एग्जैक्ट नंबर, सम 18 बिलियन डॉलर मार्केट कैप हायर है। उसमें एचडीएफसी को मिल गए वो सब्सिडरीज जो थी एचडीएफसी की, एचडीएफसी बैंक को मिल गई, विच इज एचडीएफसी एएमसी एंड द इंश्योरेंस कंपनी, जो एचडीएफसी की थी, एचडीएफसी बैंक की नहीं थी। तो एचडीएफसी बैंक को बेसिकली एचडीएफसी के शेयर तो कुछ 10-11 बिलियन डॉलर में मिल गए हैं। इस हिसाब से देखो तो क्या इससे कम कोई हो सकती है चीज? अब ठीक है, मार्केट का मूड है। अगर आप देखिए पीएसयू बैंक्स की मल्टीपल हायर है। अब इतना भी तो नहीं हो सकता ना, कुछ मिली, हर चीज की कोई लिमिट होनी चाहिए। नहीं, वो मैं समझ गया, बट लेकिन लेट्स सी हम क्या बोलते हैं। हाँ। मेन बात है कि मैनेजमेंट हैज टू बी ऑन द फ्रंट फुट। दे कांट से आप हमें बताओ जी आपको निम चाहिए कि आपको ग्रोथ चाहिए। दे हैव टू गाइड द वे दीज अदर कंपनीज गाइड। थोड़ी एग्रेशन चाहिए इन गाइडिंग, नॉट इन वर्किंग। गाइडिंग मीन्स एक्सप्लेनिंग एंड बीइंग कॉन्फिडेंट अबाउट एक्सप्लेनिंग एंड नॉट बीइंग डिफेंसिव। हो जाएगा। ओके, हो जाएगा बिल्कुल। खैर पास में तो यही रहा है कि अगर आपने ऐसे मौक़ों पर ख़रीदा एचडीएफसी बैंक को तो बड़ा पैसा बनाया। खैर सिंस आपने पीएसयू बैंकों की बात छेड़ दी समीर जी, ये जो इतनी बड़ी एकदम से री रेटिंग आई है पिछले 1 महीने में एसबीआई में, ये क्या इस वजह से ही आई है कि जो लोग एचडीएफसी बैंक से थक गए उन्होंने फाइनली थोड़ा शिफ्ट कर लिया, या कुछ और रीज़न है? और आपका व्यू क्या है यहाँ पर? आपके पोर्टफोलियो में है क्या एसबीआई? हाँ जी, एक्चुअली क्या हुआ, बिकॉज ऑफ प्राइस मूवमेंट अभी टेक्निकली एसबीआई हमारी नंबर 1 होल्डिंग हो गई है और एचडीएफसी बैंक नंबर 2 हो गई है। ऑल्दो हम सबको बोलते हैं एचडीएफसी इज आवर टॉप होल्डिंग, बट बिकॉज ऑफ प्राइस मूवमेंट एसबीआई नंबर 1 हो गई। सो ये क्यों हुआ? बिकॉज अल्टीमेटली बोथ दीज, आई मीन ऑल दीज थ्री बैंक्स विच वी ओन, ऑल थ्री, विच इज एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और आईसीआईसीआई, एक्चुअली लास्ट ईयर भी काफी अंडर परफॉर्म किया सबने। मार्केट कब थी कोई 25% और ये अब थे 6-7% ईच। तो वो कैचअप कहीं ना कहीं तो होना है, बिकॉज बियॉन्ड अ पॉइंट ये नहीं कह सकते कि हमें पीएसयू पसंद है लेकिन अब हमें वो और पसंद है। हमारे पास एक और भी है, कैनरा बैंक वैसे, बट स्टेट बैंक का बेसिकली कैचअप ट्रेड है सबका एक दूसरे के साथ, कह लो, या पीएसयू का, पीएसयू कैटेगरी से कह लें। सब तरीके से अच्छे हैं तीनों चारों जो भी हैं। चलिए, एसबीआई। अच्छा समीर जी, एक सेक्टर पे लेके आपका व्यू बड़ा तटस्थ था, ना तो ना, अभी तक हाँ नहीं आईटी निकले। अभी भी नहीं हुई, आईटी कभी भी नहीं है। तो आप बताओ, अभी आपने पढ़ा कि वो अभी भी लेटेस्ट नंबर्स में पढ़ा कि हायरिंग करने को तैयार नहीं है। दैट मीन जो जी हाँ। उनका रॉ मटेरियल है वो लेने को तैयार नहीं है। अगर आप कोई कंपनी बोले कि मुझे आगे नहीं चाहिए, हैं।
तो उससे क्या और आपको सिग्नल देंगे। सेकंड बात है कि स्टॉक प्राइस गिरे नहीं है, मुझे या तो लगे कि हाय ये स्टॉक गंदा कर रहे हैं, आई मीन सॉरी कंपनी गंदा कर रही है और स्टॉक परफॉर्मेंस भी गंदी है, तब आदमी कह सकता है शायद खत्म हो गया। अब आपका बेस्ट एस्टिमेट आप बताओ, मैं नहीं पूछ, आप बताइए बेस्ट एस्टिमेट फॉर एनी आईटी कंपनी फॉर 2025 अर्निंग है क्या? कोई सी भी कंपनी का लीजिए, 10-12% पे रोक देते हैं बड़ी वाली में। सो 10-12% के लिए इतनी मेहनत कीजिए, ये इसका रिकवरी होने वाली है। 10% तो हमारी जीडीपी ग्रोथ होती है नॉमिनल टर्म्स में। 10-12% के लिए ठीक है, ले सकता है कोई, बट उसमें क्या इंटरेस्टिंग बात है? कोई नई कंपनी आके बोले कि मैं 10% ग्रो करूंगा, हु इज इंटरेस्टेड? जस्ट बिकॉज वो पहले 10 भी नहीं ग्रो कर रहे, अब 10 को इतना बड़ा हाईलाइट बनाया जाए, नहीं हमें नहीं चाहिए जी। अभी भी अगर आप देखें ना ही है समीर जी की। अच्छा समीर जी, एक स्पेस जिसने पैसा अच्छा बना के दिया, ऑटो में आप लोगों की होल्डिंग क्या क्या थी? और इस बार तो चाहे वो टू व्हीलर स्पेस हो, चाहे वो फोर व्हीलर स्पेस हो, आप बजाज ऑटो को देखिए, हीरो मोटोकॉर्प को देखिए, टाटा मोटर्स को देखिए, इवन मारुति इज एट ऑल टाइम हाई। अभी कुछ ऐड किया सर ऑटो में? और क्या एग्जिट करना चाहिए इस पर आपके मुताबिक? हमारे पास तो एक भी स्टॉक नहीं है इनमें से, और हमने फिर भी इंडेक्स को अच्छी तरह आउट परफॉर्म कर दिया, और मोस्टली म्यूचुअल फंड में आप देखें तो कंपेटिटर्स को कर दिया विदाउट ओनिंग एनी ऑफ दिस। बिकॉज हमारा रूल अलग है जी। हमारा है कि हमें ये समझ आ गई है कि हर साल 150 कंपनियां बहुत बढ़िया करती हैं, जो मार्केट में जो लास्ट कंपनी है वो 20-25% से मार्केट बीट करती है। तो जो नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है, हमें तो ऑटो नहीं पसंद। अब आप देखिए कि मैं ये क्या कई सालों से बोल रहा हूँ कि जो ईवी में जो इन्वेस्टमेंट है वो कंप्लीट मर्डर ऑफ मनी है, वो वेस्ट ऑफ मनी है। ये नहीं कह रहे कि उसको ईवी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप पहले आईसी कार बना रहे थे, अब आप ईवी कार बना रहे हो, उसमें आपने 2 बिलियन 3 बिलियन खर्चोगे, जैसे टाटा मोटर खर्चेगा पर ईयर। वो कारें तो उतनी बिकेंगी जितनी पहले बिक रही थी। इस जस्ट कि अब पहले वो कार बिक रही थी, अब ये कार बिकेगी। और आपने वर्ल्ड में देखा कि अब सडनली ईवी कार्स में जो इन्वेस्टमेंट हुई है, लोग कहते हैं नहीं हमें ईवी नहीं चाहिए, हमें हाइब्रिड चाहिए। सारा वर्ल्ड वाइड स्लो डाउन हो गया। अगर आप यूएस में देखें सेकंड हैंड ईवी कार्स की जो लोगों को वो ही नहीं पसंद आई प्राइस, कि 1 साल बाद प्राइस क्या होती है। आप वॉल स्ट्रीट जर्नल में रोज एक स्टोरी आती है कि आप ईवी कार की सेल्स जो है हैव कंप्लीटली स्टॉल्ड। तभी टेस्ला ने पता नहीं 4 या 5 बार प्राइस कट की। वहां पे सन्नी लोगों को लगा कि नहीं चाहिए हमें इतना ईवी, और ये सबकी इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हैं और होती रहेंगी, बिकॉज आप 2 साल पीछे चल रहे हैं। बिकॉज इन चीजों में आप रुक ही नहीं सकते। अब आपने शुरू कर दिया प्रोजेक्ट, अब आप क्या करोगे? लेकिन आप देखो तो सही कि वर्ल्ड की सेल्स को क्या हुआ है, रोज के एक्चुअल नंबर्स हैं। उसके बाद आप मार्केट कैप देखें, वोक्सवैगन का आर्टिकल आया था कि वोक्सवैगन की अगर सब्सिडरी की वैल्यू ली जाए तो नेगेटिव वैल्यू पे ट्रेड हो रही है, नेगेटिव पी पे। मींस अगर आप उसकी एक सब्सिडरी है पोर्शे, अगर पोर्शे के आप 30% 25% होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट गिन लें बिकॉज वो लिस्टेड है, तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कार कंपनी ट्रेडिंग एट नेगेटिव पी। बीएमडब्ल्यू ट्रेडिंग एट 2-3 पी। एक्चुअल कैश वाली कंपनी है, डेट भी नहीं है, डिविडेंड भी देते हैं। आप देखो तो सिर्फ वर्ल्ड में हम अपने सपनों में रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वो कंपनी 10 पी में चलती है और हमारी मार्केट 30 पी में चलती है। लेकिन ये बाकी बिजनेसेस की तरह नहीं है, ये एक्चुअली ग्लोबल बिजनेसेस है। अगर किसी की बाहर अच्छी भी कार बनेगी वो इंडिया पहुंच जाएगी रो पीट के। इसलिए ये सब लेक्चर देते हैं कि भाई टेस्ला शुड नॉट बी अलाउड, उसको इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, क्योंकि डरते हैं ना सबसे। ये ऐसे बिजनेस हमें करने की जरूरत ही नहीं है। आप बाकी पोर्टफोलियो देखो, 50% लास्ट ईयर कितने स्टॉक चले होंगे? कम से कम 100 स्टॉक चले होंगे इंडिया में, 50 से 100% ऊपर। तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि ये लिया कि कोई और लिया? बड़े स्टॉक्स है जी इंडिया में। अच्छा समीर जी, पिछली बार जब आप हमारे स्टूडियो में आए थे तब आपने कहा था मैंने HPCL लिया है, वही मैं कह रहा हूँ, वो 240 वाला 560 हो गया। वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो आप सोचते भी नहीं हो कि कितनी होती है। नहीं बट आप जोमेटो भी आपको बताया था। हाँ नहीं, जोमेटो 140 हो गया। नहीं, जोमेटो पे तो मैं आ ही रहा हूँ, वो मेरा नेक्स्ट सवाल था। लेकिन ये बहुत होती है। लेकिन ये HPCL BPCL IOC क्या सब है। क्यों भागे ये इतना आपके हिसाब से? ये मेरा ट्रेड अच्छा रहा और अभी भी तीनों है। IOC नहीं, सॉरी, ये दोनों BPH वो मैंने उड़ा दिया है। सो द लॉजिक इज कि अगर आपको याद हो कि पहले भी, दैट मीन्स 21 की 22 में भी गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करना चाहती थी BPCL को, वो तो ऑफिशियली इट वाज पुट अप ऑन द ब्लॉक, करेक्ट? बिल्कुल। तो उस वक्त बड़ा कंफ्यूजन था
बिकॉज अब ये एग्जैक्टली तो नहीं पता क्यों नहीं हुआ, लेकिन अपनी तरफ से गवर्नमेंट ने पुट इट अप ऑन द ब्लॉक, एंड मे बी हमें लगता था उस वक्त दैट द बायर और whoever did not buy, उसको लगा कि ये प्राइस फ्री प्राइसिंग नहीं हो रही, अभी भी गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। साथ में उस वक्त ज्यादा इश्यूज होते थे कि जी ये बाद में आप ऑयल के साथ कैसे ट्रीट करोगे, जैसे बिकॉज ऑफ ESG कंसर्न्स। अब जब ये हुआ खत्म अपना, जब शुरू हुई वॉर यूक्रेन की, तब लोग भूल गए कि यू कांट से कि हमें कार्बन रिप्लेस करना है, हमें ऑयल नहीं चाहिए, ये सब चीजें अब आपको पता है लास्ट 2 साल में सब भूल गए। अब इलेक्शन बड़े क्लोज हैं, लेकिन कोई किसी ने ऑयल एंड गैस कंपनियों और मतलब इन कंपनियों को नहीं बोला, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कि आप प्राइस कट करो, इलेक्शन से पहले ये करो वो करो, कुछ नहीं हुआ। तो इससे अब लोगों को लग रहा है करेक्टली कि एक्चुअली उनको फ्रीडम मिली है, नंबर 1। सेकेंडली, अगर आप पहले जब इतना क्लियर नहीं था कि हम रिफॉर्म करना चाहते हैं, इतना क्लियर नहीं था कि हम PSUs को वैल्यू मैक्सिमाइज करना चाहते हैं या डाइवेस्ट करना चाहते हैं या प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, उस समय भी आप BPCL को बेचने को तैयार थे, विच वाज इन दिस राउंड ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट कोई पुरानी स्टोरी। तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए हमने फिर ये सब शेयर लिया। ओके, अच्छा बिल्कुल। अब नेक्स्ट आते हैं जोमेटो पर। जोमेटो ने क्लियरली एक समझा कि लिस्टेड मार्केट अलग तरीके से काम करती है, वो ये आपकी वो प्राइवेट मार्केट नहीं है, ठीक है। उसका मार्केट ने रिवॉर्ड भी दिया इनको। अभी भी रखे हुए हैं आप इसको? बिल्कुल जी। अब क्या हुआ कि पहले स्टोरी थी खाली फूड डिलीवरी की एंड बीइंग अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन। जब उस वक्त मैंने आपको बताया होगा 50s में कि मैंने लिए हैं, तब स्टोरी थी कि उन्होंने उस दिन आई थिंक पता नहीं जो भी क्वार्टर था उसमें उन्होंने अनाउंस किया था कि अब हम दूसरी लॉस मेकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और अब हम ब्लिंकिट में पता नहीं कितने 700 की 900 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उस वक्त ये स्टोरी थी। अब स्टोरी ये है कि फूड डिलीवरी ऑफ कोर्स सक्सेसफुल हो गए और उनका मार्केट शेयर भी बेटर हो गया स्विगी से। एंड नाउ स्विगी का भी मैंने आपको बताया था आई थिंक अपनी तरफ से कि स्विगी जब पब्लिक जाएगा या जाने की कोशिश करेगा, तो हमारी मार्केट के लोग सोचते थे कि अब स्विगी इसलिए कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। मैंने कहा कि जब तक वो लिस्ट नहीं होता, इट हैज टू लिसन टू व्हाट जोमाटो डज, क्योंकि जब तक जोमाटो का शेयर नहीं चलेगा तो आप स्विगी पब्लिक जा ही नहीं सकता। ये तो ब्लैक एंड सिंपल, इसमें कोई PhD की जरूरत ही नहीं है कि आप लिस्टेड कंपनी की वैल्यूएशन से अनलिस्टेड कंपनी की लिस्टिंग होगी। तो वो इसलिए वो बैक ऑफ हो गए और उन्होंने अपना ये प्लेटफॉर्म फी बढ़ा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। एंड इन द मीन टाइम ब्लिंकिट चल गया, और अब ब्लिंकिट की भी आप पोटेंशियल बनाएंगे, उसकी थ्योरेटिकली वैल्यू बढ़ी है, तो घूम फिर के ठीक है। लेकिन अब उस टाइप के रिटर्न तो नहीं आएंगे, बट ठीक है हमारे पास। कहने का मतलब है हर वक्त चल रहे होते हैं स्टॉक। ये कहानी है कि हम ये नहीं लेते, हम वो नहीं लेते, हम वो नहीं करते, हम तो जो नहीं लेते वो नहीं लेते, लेकिन बाकी भी बहुत चीजें होती हैं। अगर उसमें से 5-6 मिल जाए तो जो मिस हुए हैं वो बराबर हो जाता है। तो अगर जैसे हम कहें कि हमारे ऑटो नहीं लिया फॉर वट एवर रीजन, राइट और रॉन्ग, इट डजंट मैटर बियॉन्ड अ पॉइंट। एग्जैक्टली सर। और आप ये कन्विक्शन के साथ इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जितनों पे बात हुई अब तक वो सब चले। अब SBI आपका चल गया, आपका OMCs चल गई, आपका जोमेटो चल गया, ये एक होटल स्टॉक भी था सर आपके पास। हमारा पेटीएम नहीं चला, होटल चल गए, पेटीएम नहीं चला। नहीं तो हाँ, होटल ये सर इस बार मतलब मेरे को याद है अच्छी तरीके से, अनुज और मैं थे प्रोग्राम में, बजट के बाद हमने डिस्कशन किया था क्लोजिंग में। उस वक्त इंडियन होटल्स का भाव था करीब करीब 318 का। इस प्राइस पे आउटलुक क्या है सर 538 पे? और कोई और होटल स्टॉक जोड़ा है क्या? होटल स्टॉक नहीं, ये 2 ही है हमारे पास, लेमन ट्री और ये पुराना ही है। लेमन ट्री भी कोई 50-60 रुपए पता नहीं कब से है, नया कोई नहीं जोड़ा। होटल और कोई नहीं जोड़ा, ये 2 ही है, बट दोनों रखे हुए होटल्स में अगर आप देखें यही 2 ऐड करके चल रहे हैं अभी तक। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि हमें कोई भी चीज ओवर नहीं करनी है। हम 35-40 स्टॉक चाहते हैं जिसमें एक स्टॉक में, अनलेस ये HDFC बैंक टाइप स्टॉक है या स्टेट बैंक जो 7-8% है, हमारे अलग अलग स्टॉक 3-4% के होते हैं हमारी तरफ से। अब वो बढ़ के 5 हो जाए ठीक है, वो 6 हो जाएगा हम उसको ट्रिम कर देंगे। हमें रोज रात को नेटफ्लिक्स देखना है, हमें रात को ये नहीं चाहिए कि हाई पता नहीं क्या हो गया आज ये हो गया, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम शांति की जिंदगी चाहते हैं। वो होती है कि आप 3-4% का एक स्टॉक हो, 2-4 स्टॉक थोड़े ज्यादा वेट के हैं,
और अगर कोई बढ़ रहा है तो उसको ट्रिम कर दो, और कोई बहुत गिर गया है तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन थोड़ा सा और खरीद लो या ना खरीदो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इट इज, एंड दैट इज हाउ यू कैन सी मी स्माइलिंग एवरी डे। समीर, रोज शाम को नेटफ्लिक्स देखते हैं आप? मेरा मतलब है फिलोसॉफिकली, लिटरली नहीं, बट यस। क्योंकि नेटफ्लिक्स में क्या होता है, दो चीजें चाहिए होती है। पहले 1 घंटा चाहिए होता प्रोग्राम ढूंढने के लिए, कौन सा देखे, तब तक कहते हैं चलो कल देखेंगे इसको। एग्जैक्टली। हाँ बिल्कुल वही। टाइम चाहिए पहले सर्च करने। अब स्टॉक्स की तरह है, पहले आप स्टॉक ढूंढते हो 2 4 5 दिन, फिर मिलता है ना, ऐसे थोड़ा कि रोज। हाँ वो ढूंढना पड़ता है, नेटफ्लिक्स में काफी कंटेंट इतना होता है। Netflix हाँ नहीं अच्छा ठीक। अच्छा एक सेकंड, आपने बोला कि आपका पेटीएम नहीं चला, वो समझ में आया, लेकिन आप अभी बने हुए हैं या फिर निकल रहे हैं इस ये बिल्कुल ठीक है स्टोरी। उसमें उसमें ऑब्वियसली देयर इज अ लॉस ऑफ बिजनेस। हाँ लेट्स से इट इज वर्थ 30%, लेट्स से। हाँ सो 30% मीन्स आप जैन एंड की प्राइस में 30% डिस्काउंट कर दो, 40% कर दो। उस वक्त आई थिंक 600 एंड समथिंग थी प्राइस। सो आप 30% उसका लॉस ले लो। बाकी में क्या आप कह सकते हो, बंद थोड़ा कर दिया किसी ने कंपनी को। पहले आप देखिए कि जो बाकी पेमेंट कंपनीज हैं उसमें भी बैंक नहीं होते। ये सुना कि हर पेमेंट कंपनी के पास बैंक है अपना, फोन पे का अपना बैंक थोड़ी ना है। इन्होंने एक्स्ट्रा करके बैंक भी लेने की कोशिश की या बनाने की कोशिश की, चलो वो फेल हो गया। उसमें जो प्लस माइनस होगा उसके जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट थे वो गए, क्योंकि आपने वॉलेट का लाइसेंस गिव अप कर दिया थिंकिंग कि आपके पास बैंक को मिल गया है। तो वो अब 300 400 करोड़ का लॉस हो जाएगा। लॉस मीन्स रिलेटिव टू से हैविंग इट। तो दैट इज 1/4। आप 25% कम कर दो स्टॉक प्राइस। अब आप कहो कि उन्हें केवाईसी नहीं किया। केवाईसी आप बुलाओ, 20-20 हजार रुपए की वॉलेट है, और केवाईसी होती है। लेकिन अगर आप कोविड में आपके बंदे आए, डीमॉन में बंदे आए, उसमें आपने थोड़ी केवाईसी नहीं की, तो बैंक बंद होना है बिग डील। बट अब हो गया, अब क्या कर सकते हैं। तो यू मूव ऑन इन लाइफ, बट इट इज नॉट वर्थ कि हमें निकाल दो ताकि कोई हमारे देख ना ले कि हमारे पास शेयर है, फिर वो कहेंगे क्यों लिया। ऐसे नहीं हम डरते किसी से। कि ये मेरे ख्याल से आज की बाइट ऑफ द मॉर्निंग मानूंगा मैं, क्योंकि एक थोड़ी सी कॉन्ट्रा अप्रोच है यहाँ पर समीर जी की तरफ से, कि अभी भी यहाँ पर उनके हिसाब से स्टोरी एकदम इंटैक्ट है, तो उसमें बने रहेंगे। इंटैक्ट नहीं है, इंटैक्ट नहीं है, बट 30% 40% तो 30% तो सपोज वेस्ट हो गया, लॉस हो हाँ 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 गया, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी या पोटेंशियल। तो इंटैक्ट इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड। बट अगर 3-3.5 बिलियन डॉलर की कंपनी में $1 बिलियन कैश हो, और एक और कंपनी हो फोन पे जिसके पास भी बैंक नहीं है अपना, और उसकी मार्केट वैल्यू एक्चुअल थर्ड पार्टी, क्योंकि नॉट जस्ट वॉलमार्ट, उसकी वैल्यू 12 बिलियन, ये मुझे थोड़ा नाजायज लगता है। बिकॉज अगर पेटीएम का स्टॉक रियली गिर जाए और गिर जाए, तो प्लीज नोट कि 5 साल तक एक भी फिनटेक पब्लिक नहीं जा सकता। ये तो सिंपल रूल्स ऑफ थंब, रूल्स ऑफ लाइफ होते हैं, वंस इन अ व्हाइल वायलेट हो जाते हैं। लेकिन जब तक लिस्टेड कंपनी नहीं चलेगी, तो आप सोचो कि 50 कंपनियों का अगर कोई प्लान है, 15 उनमें से पब्लिक होंगी और 15 टेक ओवर होंगी एक दूसरे से, एक भी नहीं हो सकती चीज। क्योंकि आप कैसे बोलोगे नेक्स्ट फिनटेक को कि तू 100% उन्हें केवाईसी क्या दिखा पहले, हो ही नहीं सकता ना ये काम। या तू 100% दिखा कि तेरा कोई वायलेशन नहीं है सिमिलर टू दैट, तो वो तो पूरा पूरा स्टॉल हो जाए। तो इसलिए रियलिटी में क्या होता है कि हर कंपनी में किसी में कुछ इशू आता है, किसी में कुछ होता है। वो फ्रॉड नहीं हुआ, कोई कस्टमर का लॉस नहीं हुआ, कोई जो आपने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या केवाईसी हुआ है, उसमें आपने ब्लैक एंड व्हाइट में 100 आदमी पकड़े नहीं कि उन्होंने कोई ऐसी बड़ी चोरी की है जिससे आदमी की मॉरल कॉन्शियस शेक हो जाए, या लगे कि टॉप मैनेजमेंट अपने आप मिली हुई थी और कुछ हो रहा था, देन इट इज डिफरेंट। अदरवाइज एवरी कंपनी, आप देखो रोज किसी बैंक अकाउंट में पता लगता है कि किसी ने वहां पैसे भेज दिए, किसी ने दुबई भेज दिए। अब दैट इज द नेचर ऑफ दिस बिजनेस। अब क्या करें इसमें। इसके लिए आप 20-30% कंपनी का स्टॉक गिराओगे, ठीक है, बट नॉट कि बंद हो गई इस पॉइंट पे। ओके तो आप मीन वाले समीर जी से बात करते करते निफ्टी एट डे हाई दिन के सर्वोच्च रुपये आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा, हम आपकी शोध, आपकी रिसर्च समझने की कोशिश कर रहे हैं समीर जी। नेटफ्लिक्स पे ताज़ा तरीन कंटेंट क्या देखा, लास्ट क्या देखा था जो सबसे ज़्यादा इंप्रेस करके गया आपको? लास्ट मैंने नेटफ्लिक्स पे कल ही कुछ देखा था, पता नहीं वो इतनी ज्यादा मैं देखता हूँ, मैं भूल भाल जाता हूँ। बट मेरे पास नेटफ्लिक्स के शेयर भी हैं जिसमें मैंने बड़े अच्छे रिटर्न बनाए हैं। नेटफ्लिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन दिस बिजनेस एंड मे बी। वो देखिए सर, सोसाइटी ऑफ स्नो, सोसाइटी ऑफ द स्नो,
वक्त मिले तो एक बार जरूर देखिएगा। अच्छा, बहुत ठीक है। शानदार। नहीं, कभी वक्त मिले देखिएगा। 1972 एक प्लेन क्रैश था, उसके बारे में प्लेन बोलते क्रैश, हैं। हाँ। सीरीज है, बहुत शानदार। हाँ, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और मैं काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था। खैर अनुज, बातचीत करते करते निफ्टी एट डे हाई 22093। अनुज, चलिए समीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे Thank साथ जुड़ने के लिए, और हैव अ गुड डे। और बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, एज यूजुअल।